नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात चीन के साथ एलएसी पर बने युद्ध के हालात की। बॉर्डर पर चीन की चालाकियों पर अब राफेल की चौकस नजर रहेगी। भारत की ताकत से डरा चीन मिनी वॉर की साजिश रच रहा है। युद्ध जैसे हालात के बीच भारत और चीन के बीच आज एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। एलएसी पर हर हलचल की खबर देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन एट एलएसी में। चालबाज चीन पर अब राफेल की चौकस नजर रहेगी। लद्दाख के आसमान में राफेल ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। एयरफोर्स में शामिल किए गए 5 राफेल विमान लद्दाख से चीन की हर चाल और साजिश पर आसमान से नजर रखेंगे। 10 सितंबर को 5 राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया था। लद्दाख में भारत के हवाई वर्चस्व से डरा चीन धोखे से भारत के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, कमांड नेटवर्क, एयर डिफेंस नेटवर्क और एयर कमांड नेटवर्क को निशाना बनाना चाहता है। चीन भारत के मेन आर्टिलरी पोजीशन को टारगेट करना चाहता है। चीन धोखे से भारत के आर्म्ड क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, वेयरहाउस, ऑयल डिपो को निशाना बनाना चाहता है। भारतीय सेना ने चीन बॉर्डर पर 20 दिन में 6 नई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। चीनी सेना की नजर इन पहाड़ियों पर थी। इंडियन आर्मी ने जिन पहाड़ियों पर कब्जा किया है उनमें मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचिनलॉ, रेजोंगला, मुखपारी और फिंगर 4 के पास की एक चोटी भी शामिल है। 6 नई पहाड़ियों पर कब्जे से इलाके में भारतीय सेना की ताकत और मजबूत हुई है। 6 ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना के कब्जे के बाद पीएलए तिलमिला गया है। पीएलए ने रेजांगला और रेचिनला हॉट्स के पास अपनी 3000 सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की हैं। भारतीय शूरवीरों के पराक्रम के बाद ड्रैगन किसी बड़े ऑपरेशन की साजिश रच रहा है। पीएलए की मोल्डो गैरिसन पिछले कुछ दिनों से सक्रिय है। भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर लेवल की बातचीत होगी। बातचीत में छठी बार हो रही कोर कमांडर स्तर की बातचीत में विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव भी शामिल होंगे। ये वार्ता चीन के हिस्से वाले मोल्दो में होगी। बातचीत में चीन की तरफ से भी राजनयिक शामिल होंगे। बॉर्डर पर तनाव हटाने के लिए बातचीत के बीच चीन भीतरघात की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक चीन एलएसी पर छोटा युद्ध शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक चीन बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर सकता है। चीन के रिटायर्ड जनरलों ने भारत के बढ़ते वर्चस्व से डरे चीन के नेताओं को मिनी वॉर की सलाह दी है। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश में जुटा है चीन। साउथ चाइना सी में एक साथ 3 कमांड को एक्टिव कर चीन भारत को धोखा देना चाहता है। एक्सरसाइज के बहाने साउथ चाइना सी में भारत को उलझाकर एलएसी पर अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहता है चीन ने 50 साल पहले इसी रणनीति के तहत दुनिया को कोरिया में उलझाकर तिब्बत पर किया था कब्जा। लद्दाख में भारत की बढ़ती ताकत से डरा चीन ऊंची पहाड़ियों पर करना चाहता है कब्जा। चालाक चीन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर सियाचिन ग्लेशियर और डेपसांग इलाके से भारत के संपर्क को काटना चाहता है। चीन श्रीनगर से लेह तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर कब्जा करना चाहता है। चीन भारतीय आर्मी की सप्लाई चेन को तबाह करना चाहता है। भारत के हाथों बार-बार मुक्की खाने के बाद पीएलए की अगले 48 घंटे में भारतीय सेना के खिलाफ कुछ बड़ा करने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक पीएलए के वेस्टर्न कमांडर के कमांडरों की बैठक में इसकी रूपरेखा भी तय की गई। चीन का पिट्ठू पाकिस्तान भी अब पूरी तरह उसके साथ आता दिख रहा है। चीन की मदद के लिए पाकिस्तान ने अपने 20,000 फौजी तैनात कर दिए हैं। वहीं पाकिस्तान की इमरान खान सरकार का जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। चीन पाक की साजिश से जुड़ी हर खबर टॉप 9 चीन पाक साजिश में। भारत के खिलाफ अब पाकिस्तान खुलकर पूरी तरह से चीन के साथ आ गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के बैकअप के लिए एलएसी पर 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सियाचिन में 323 ब्रिगेड की 7 यूनिट तैनात की है। करगिल वॉर में भी पाकिस्तान ने यही ब्रिगेड सियाचिन में तैनात की थी। पाकिस्तानी आर्मी ने एसएसजी के कमांडो भी सियाचिन भेजे हैं। आतंकवाद पर फिर पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आया है। पाकिस्तान 21 आतंकियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। पाकिस्तान भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ बादशाह सिंह, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी रियाज भटकल, मिर्जा शादाब बेग और आतिफ हसन, सिद्दी बप्पा समेत 21 आतंकियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। इस्लामाबाद में विपक्षी दलों ने इमरान के खिलाफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान सरकार पर हमला किया। विपक्षी पार्टियां जल्द ही इमरान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी। पाकिस्तान में चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग से मांग की है कि देश में साफ सुथरे और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएं। विपक्षी दलों ने कहा है कि चुनाव में सेना समेत किसी भी दूसरी सरकारी एजेंसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कार्यवाहक प्रमुख जयंत खोबरागड़े को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया गया है। पाकिस्तान का कहना है कि जयंत खोबरागड़े पद के हिसाब से बहुत वरिष्ठ हैं। भारत ने जून में ही पाकिस्तान को खोबरागड़े को उप उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने की जानकारी दे दी थी।
चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत में जासूसी नेटवर्क में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक हु जिजिन ने कहा है कि जासूसी केस से ग्लोबल टाइम्स को जोड़ना गलत है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि सनसनी पैदा करने के लिए उसका नाम जासूसी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। चीन ने मुसलमानों के खिलाफ फिर फरेब का जाल बुना है। शिनजियांग प्रांत के डिटेंशन कैंप में 80 लाख उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा गया है। पेइचिंग के एक खुफिया दस्तावेज में इस बात का खुलासा हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने उइगर मुसलमानों को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधा है। पॉम्पियो ने ट्वीट कर कहा है कि चीन में लाखों मुसलमानों को कैंप में कैद कर रखा गया है। पॉम्पियो ने कहा है कि कैंप में कैद मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, साथ ही मुस्लिम महिलाओं का जबरन गर्भपात कराया जा रहा है। चीन के लिंजिया में मस्जिदों की गुंबदों को ढाया जा रहा है। लिंजिया को कभी चीन का मक्का कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ हर मस्जिद की गुंबद को तोड़ा जा रहा है। मस्जिदों की गुंबद तोड़कर उनकी जगह ऐसी छतें बनाई जा रही हैं जो सरकार को ज्यादा चाइनीज लग रही हैं। लिंजिया में मस्जिदों को भी तोड़ा जा रहा है। अमेरिका ने क्यों यूरोप से अपने परमाणु हथियार हटाने से इनकार किया? ईरान पर अमेरिका ने अब क्या बैन लगाया? बहरीन में आतंकी हमले को कैसे किया गया नाकाम? विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर खबर देखिए टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। बहरीन ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया है। ईरान समर्थक आतंकियों ने बहरीन में राजनयिकों और विदेशियों को निशाना बनाने की साजिश रची थी। इस साजिश में शामिल 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों ने बहरीन में यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाने की साजिश रची थी। अमेरिका यूरोप से अपने परमाणु हथियार नहीं हटाएगा। अमेरिका ने यूरोप में अहम ठिकानों पर 150 से ज्यादा परमाणु बम तैनात कर रखा है। रूस से खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना चाहता है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि वो धीरे धीरे अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करेगा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े 2 दर्जन से ज्यादा संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान उत्तर कोरिया के साथ मिलकर परमाणु हथियार से लैस लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दी है कि जनरल कासिम सुलेमानी को मारने में शामिल ड्रोन दल के सभी लोगों से बदला लेंगे। जनवरी में सुलेमानी को मारा गया था। धमकी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। दुख की बात यह है, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना देश में एक समानांतर सरकार चला रही है। शरीफ ने कहा कि सेना की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख को दाग लगा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज राजनीति से दूर रहे और संविधान का पालन करे। चीन से बढ़ती तल्खी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से बात की। योशिहिदे सुगा के पीएम बनने के बाद ट्रंप ने उनसे पहली बार फोन पर बात की। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने के साथ ही एशिया पैसिफिक रीजन के ताजा हालात पर भी चर्चा हुई। चीन के 2 सबसे धुर विरोधी अब एकजुट हो रहे हैं। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग को अपनी करीबी दोस्त बताते हुए उनके निधन पर शोक जताया। इससे पहले दलाई लामा ने ताइवान की यात्रा करने की इच्छा जताई थी। कोरोना के बीच हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चीन ने अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि कोरोना के कारण 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। ग्लोबल टाइम्स ने ट्रंप प्रशासन पर कोरोना पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाया। चीन ताइवान को डराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पीएलए ने अपने बॉम्बर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस में भेजकर ताइवान को डराने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि चीन से ताइवान को अलग करने की किसी भी कोशिश का परिणाम बेहद खतरनाक होगा। राज्यसभा में रूल बुक फाड़ने वाले सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को क्या चुनौती दी? उपसभापति से बदसलूकी करने वाले सांसदों पर सभापति हुए सख्त। कृषि विधेयक से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 किसानों पर संग्राम। राज्यसभा में कृषि सुधार बिल 2020 पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिल पर जमकर जबरदस्त हंगामा किया। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के सामने जाकर नियम पुस्तिका फाड़ दी। कई सांसदों ने चेयर पर लगे माइक भी तोड़ डाले। इस दौरान उपसभापति के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया गया। हंगामे के बीच ध्वनिमत से कृषि बिल 2020 पास हो गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ बदसलूकी करने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों से खबर है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद आज दोषी सांसदों को सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे, जिस पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू दोषी सांसदों के निलंबन का फैसला ले सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ दुर्व्यवहार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसदीय इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई जो राज्यसभा में हुआ है। वो संसदीय गरिमा के खिलाफ है। चेयर पर चढ़ना, माइक तोड़ना, रूल बुक फाड़ना ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। संसदीय मर्यादाएं टूटती हैं तो लोकतंत्र शर्मसार होता है।
राज्यसभा में रूल बुक फाड़ने और हंगामे को लेकर टीएमसी सांसद ड्रेक ओब्रायन ने सफाई देते हुए कहा कि विपक्ष के सांसदों ने तो सिर्फ माइक तोड़ा है, लेकिन बीजेपी तो लोकतंत्र की पीठ तोड़ रही है। पीएम मोदी और अमित शाह को बताना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज 12 विपक्षी दलों की अहम बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि विपक्षी दलों के सांसद आज गांधी प्रतिमा के सामने कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। राज्यसभा में कृषि विधेयक के पास होने पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार उसे खून के आंसू रुला रही है। किसानों के खिलाफ सरकार ने मौत का फरमान निकाला है, जिससे लोकतंत्र शर्मिंदा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह किसानों की जमीन और खेत खलिहान छीन रहा है, अब याचना नहीं रण होगा। पंजाब के अमृतसर में कृषि सुधार विधेयक पास होने के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने मार्च निकाला और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कृषि सुधार बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर तक पूरे पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। देश भर में कृषि सुधार विधेयक पास होने पर किसानों ने खुशी जताते हुए कहा कि बिल पास होने से हमें अपनी फसल का सही दाम मिलेगा, साथ ही दूसरे राज्यों में भी हम अपनी फसल अच्छे दाम पर बेच पाएंगे। मंडी में बेचने की हमारी मजबूरी खत्म हो गई है, नया बाजार मिल गया है जहां हमारी फसल की क्वालिटी देखकर दाम तय होंगे। देश भर में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। एक्सपोर्ट कमेटी ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 85 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का सुझाव दिया है, जिसकी आज घोषणा हो सकती है। इधर देश में कोरोना का आंकड़ा 54 लाख के पार हो गया। राजस्थान में कोरोना कंट्रोल के लिए लगी धारा 144। कितने पाकिस्तानियों ने ली भारतीय नागरिकता? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिनमें 1,135 लोगों की मौत हुई। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 55 लाख के करीब पहुंच गई है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 87,909 लोग दम तोड़ चुके हैं। भारतीय नागरिकता पाने वालों में सबसे टॉप पर पाकिस्तानी है। पिछले साल सबसे ज्यादा 809 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 5 साल में 56 देशों के 18,855 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है, जिसमें 15,000 बांग्लादेशी, 2,668 पाकिस्तानी, 665 अफगानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिली है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में देसी बम का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। दमोदरचक गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 98 देसी बम बरामद किए हैं। 17 सितंबर को बम फटने से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच के दौरान पुलिस को गांव में बम का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेत्री पायल घोष आज मुंबई के ओशिवारा थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी। पायल ने अनुराग कश्यप पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। पायल घोष ने बताया कि काम के सिलसिले में अनुराग कश्यप से मिली थी। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और जब उनके घर गई तो वो मुझे अलग कमरे में ले गए और मुझसे जबरदस्ती करने लगे। गृहमंत्री अमित शाह मानसून सत्र में पहली बार आज संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। 12 सितंबर को सांस लेने में दिक्कत के बाद अमित शाह एम्स में भर्ती हुए थे। इलाज के बाद 17 सितंबर को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद आज पहली बार मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। लोकसभा में कोरोना महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पीएम केयर फंड से 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटर खरीदने के लिए हमें 893 करोड़ से ज्यादा का फंड मिला है। दुनिया भर में 145 कैंडिडेट कोरोना वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं। भारत में हमने 30 वैक्सीन उम्मीदवारों को भी सहायता दी है। असम में घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि असम में जांच के बाद 86,000 से अधिक लोग विदेशी घोषित हुए हैं। वहीं राज्य में 83,000 से अधिक मामले संदिग्ध वोटर्स के सामने आए हैं। केंद्र ने डिटेंशन सेंटर और उसमें डिटेन लोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध न होने की बात कही। सरकार ने बताया कि राज्य सरकारों की ओर से घुसपैठियों के लिए बनाए गए डिटेंशन सेंटर का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर में 4 लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। यूएई के अबुधाबी में खेले गए आईपीएल के 13वें सीजन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब को सुपर ओवर में हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 157 रन बनाए थे। किंग्स 11 पंजाब ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने क्यों कहा मैं कंगना का नाम लेना भी पसंद नहीं करता। दिल्ली में कहा लोन दिलाने से के नाम पर महिला से हुआ रेप। ड्रग्स केस में सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर से आज होगी पूछताछ। मुंबई दिल्ली की हर बड़ी खबर के लिए देखिए टॉप 9 मुंबई दिल्ली।
महाराष्ट्र के ठाणे से सटे भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे 20 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। मलबे में फंसे अन्य लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधा है। अनिल देशमुख ने कंगना का नाम लिए बिना कहा कि उस अभिनेत्री का वो नाम भी नहीं लेना चाहते जिसने मुंबई और महाराष्ट्र की तुलना पाकिस्तान से की हो। अनिल देशमुख ने कहा कि उनका नाम लिया जाए वो उस लायक भी नहीं। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग में सड़क पर स्टंट कर रहे बाइक सवारों का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाइक में स्टंट कर रहे युवकों का वीडियो एक राहगीर ने सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए शेयर किया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। लोन का लालच देकर दिल्ली में एक महिला के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात 19 सितंबर की रात की है, जब आरोपी ने महिला को लोन देने का लालच देकर एक होटल में बुलाया और फिर 6 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश की जा रही है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग्स एंगल का खुलासा होने के बाद एनसीबी की टीम एक बार फिर सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह से आज पूछताछ करने वाली है। इससे पहले एनसीबी ने बीते बुधवार को श्रुति और जया को पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के आरोप में कस्टम विभाग ने पिता और पुत्री को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोने को हैंडीक्राफ्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी में छुपा कर ले जा रहे थे। दोनों आरोपी दुबई से भारत आए थे। जब्त की गई ज्वेलरी की कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मरीजों की तादाद थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 2236 नए मामले सामने आए हैं। 5038 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं 24 घंटे में ही 44 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। मुंबई में अब तक कोरोना के 1,84,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,812 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,742 लोग रिकवर हुए। पिछले 24 घंटे में ही 37 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1,872 हो चुकी है। राजधानी में अब तक कोरोना के 2,46,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दक्षिण दिल्ली के मदनगिरी इलाके में बीआरटी ट्रैक पर एक कार में आग लग गई। आग की चपेट में आने से चालक जख्मी हो गया। कार में आग लगने की सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और अब आपको राज्यों की खबरें दिखाएंगे। कोरोना संकट के कारण बंद स्कूल और कॉलेज आज खुल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब भी छात्र स्कूल नहीं जाएंगे। और बिहार में कहां से आई 7 करोड़ की चरस। देश भर की बाकी अन्य खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्य में। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज खोलने की बात कही गई है। सरकार ने DIOS प्रधानाचार्य और प्रबंधकों से स्कूल खोलने के लिए इंतजाम का ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोजगार को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। इसी सिलसिले में 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री आवास पर सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक होगी और अलग अलग विभागों में खाली पदों को लेकर समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री को सुझाव मिलने लगे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को जमीन के लिए सुझाव दिया है। उन्होंने सरकार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जमीन देने का प्रस्ताव रखा है। मध्य प्रदेश सरकार स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से शुरू करने के लिए SOP जारी करने के लिए कहा जा रहा है, जो कल से शुरू होगी। कोरोना के चलते अब तक स्कूल बंद है। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया है कि स्कूल कब तक खोले जाएंगे। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद मशहूर फिल्मकार मधुर भंडारकर अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने पवित्र सरयू नदी में डुबकी भी लगाई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ग्रामीणों द्वारा एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक पर सोशल मीडिया पर एक लड़की ने अश्लील वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि लड़की से युवक की मुलाकात सोशल मीडिया पर ही हुई थी। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने नेपाल से लाई गई चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई। आपको बता दें कि दोनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। घटना के बाद मायानगरी में चल रहे ड्रग्स के कनेक्शन को नेपाल से जोड़ा जा रहा है। कोविड-19 के चलते लंबे समय तक बंद रहने के बाद आखिरकार ताजमहल को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि कुछ एहतियात के साथ ही ताजमहल को खोला जाएगा। इस दौरान कोविड से सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखा जाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।